नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। पिछले 2 दिनों से सेशन नहीं हो पाए, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। और आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की क्लास 10th ज्योग्राफी से वन लाइनर क्वेश्चन के साथ। और बहुत जल्द क्या कल से ही पॉलिटी की भी क्वेश्चन हम जो है शुरू कर देंगे आपके लिए, जो कि आप सबकी बहुत ज्यादा इच्छा थी। वो भी कार्य कल से जो अपना है वो शुरू हो जाएगा। तो 1 सेकंड का समय दे और फिर करते हैं क्लास की शुरुआत। क्लास रुकी नहीं है, कुछ टेक्निकल इशू क्या हो गया था, लाइट एक बार चली गई थी, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आई। लेकिन अभी वापस क्लास कनेक्ट हो चुकी है आपसे और आप प्रॉपर तरीके से क्लास देख पा रहे हैं। तो एक बार यस लिख दीजिएगा। क्लास 6, 7, 8, 9 तक की पीडीएफ डाली हुई है। प्रिंट वाली पीडीएफ 6 से 10th, ये जैसे ही 10th क्लास पूरी हो जाएगी तो प्रिंट वाली पीडीएफ एक साथ डाल दी जाएगी। सबसे पहले आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम और जय भारत। गोविंद जी कैसे हैं आप? किरण जी स्वागत आपका, उदयलाल मीना जी स्वागत आपका, राम कुमार जी स्वागत आपका, सिमी जी स्वागत आपका, आरव कुमावत जी स्वागत आपका, पूनम वर्मा जी स्वागत आपका। कैसे हैं मीरा मीना जी, दयाली कुमारी जी, माया कुमावत जी। और इस सेशन के इस परिवार के सभी सदस्यों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इंडियन आर्मी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। विनोद कुमार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। क्लास 10th की शुरुआत करते हैं आज। क्लास 6 to 9th जो है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है और प्रिंट वाली पीडीएफ आपको मिलेगी 6 to 10 की। तो 2 दिन के अंदर जो है वो ये क्लास पूरी हो जाएगी। 3 चैप्टर आज करवा दिए जाएंगे और 4 चैप्टर आपको कल करवा दिए जाएंगे। किंग 99 आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, पेपर में समय अब रहा है बहुत ही कम, 1 महीने का समय आप मान के चलिए। 1 महीने में जितने ज्यादा बार आप कर सकते हैं उतनी ज्यादा बार इन क्वेश्चन को आप याद करें, बार बार इसको रिवाइज करें। यही आपकी सफलता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। अगर आप नहीं बने हैं हमारे परिवार के सदस्य तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाएं, ताकि आने वाले जितने भी सेशन हैं वो भी सारे आप देख पाए, प्लस सारे सेशन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड आप कर पाए। पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। इसके बाद आप ज्वाइन कर ले इस टेलीग्राम ग्रुप को, या फिर इस टेलीग्राम ग्रुप को आपको सारे सेशन की पीडीएफ मिलेगी यहां पर, ठीक है। बिना किसी दिक्कत के आसानी से आपको हर सेशन की पीडीएफ यहां पर जो है वो मिल जाएगी। प्लस आपसे किसी प्रकार का इन फाइल्स का प्रिंट पीडीएफ नोट्स का कोई भी पैसा, कोई भी शुल्क जो है वो नहीं लिया जाएगा। तो पढ़िए, अध्ययन कीजिए, आगे बढ़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। आज हम क्लास 10th शुरू करने वाले हैं। 10th का ज्योग्राफी जो है वो आज अपन जो है शुरू करने वाले हैं। और क्लास 10th में टोटल चैप्टर है आपके 7 चैप्टर है, जिसमें संसाधन और विकास है, वन्य जीव संसाधन है, जल संसाधन है, कृषि है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है, विनिर्माण उद्योग है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं। इसमें से हमारे हालांकि काम का चैप्टर तो सारे ही हैं, लेकिन हम सारे ही चैप्टर कर भी रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट इनके चैप्टर से देखोगे कि यार अपने तो संसाधन है ही नहीं है ना, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं वो डायरेक्ट अपने टॉपिक से मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर आज अपन 3 चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और कल ये 4 चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ज्यादा 3 दिन और कम से कम 2 दिन आपको लगेंगे, है ना। प्रयास मेरा यही है, जो कि 3 दिन पीछे
क्लासें हुई नहीं है, तो कल शाम 10 बजे तक, यानी कल रात 10 बजे तक क्लास 10th आपकी पूरी हो जाए, ये टारगेट है। और परसों सुबह आपको 6 to 10th प्रिंट वाली ज्योग्राफी की पीडीएफ विथ 1 लाइनर क्वेश्चन आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। ओम प्रकाश नायक जी और राकेश जी कैसे हैं आप? प्रियंका जी स्वागत आपका। मारवाड़ी मस्ती आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। देखिए पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास, कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, आइए इस पे अपन जो है चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आज साइड नहीं किए क्वेश्चन, इसलिए पूरी इसके ऊपर स्लाइड पे आपको क्वेश्चन दिखेंगे। एक सेकंड रुको। पहला क्वेश्चन आता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हम जनरली 2 प्रकार के संसाधन पढ़ते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वो हो गए जो सजीव है और अजैव संसाधन वो हो गए जो निर्जीव है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, सजीव और निर्जीव संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वे संसाधन कौन कौन से हैं, जैव संसाधन कौन कौन से हैं, जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, प्राणी जात हो गया और पशुधन हो गया। जितने भी इस धरती पर सजीव प्राणी हैं वो सारे के सारे जैव संसाधन के अंदर आ जाएंगे। इस धरती पर जितने भी सजीव प्राणी हैं वो इस पर जो है वो जैव संसाधन में आ जाते हैं। और ये जो क्लास है वो हम तो स्पेशली टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट तक काम आएगी। इसके अलावा आप राजस्थान या भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सारी की सारी डाटा आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि एनसीईआरटी तो ऑल ओवर पूरे भारत में लागू है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये डाटा आप हमेशा अपने पास जरूर रखें, बार बार इनको पढ़ते रहें। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने कहलाते हैं अजैव संसाधन। चट्टान, धातु, पत्थर आदि किस प्रकार के संसाधन हैं, तो अजैव संसाधन है। चट्टान हो गई, पत्थर, धातु, पत्थर, ये सब क्या है, ये अजैविक हैं, अर्थात इनमें जीव नहीं है, ये निर्जीव संसाधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है विद्वान साथियों, कि वह संसाधन जो भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत किया जा सकता है कहलाता है नवीनीकरण योग्य संसाधन। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनको हम रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा, भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा या फिर यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा क्या कर सकते हैं, दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, है ना। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आप दोबारा क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये प्लास्टिक का एक माउस है, इसको दोबारा भी आप जो है रिसाइकल कर सकते हो इसको। बट हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो जिन संसाधनों को रिसाइकल किया जा सकता है वो नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे हमने एक बल्ब जलाया अपने रूम में या पंखा चल रहा है, तो पंखे से जो एनर्जी वेस्ट हो गई है उसको दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। या हमारी बाइक में, हमारी स्कूटी में जो पेट्रोल जल चुका है उसको भी हम दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। बट ऐसे बहुत सारे संसाधन भी है, जैसे प्रकाश ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, पवन ऊर्जा है, जो रीजनरेट की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पेट्रोल, डीजल, जीवाश्म ईंधन आदि किस प्रकार के संसाधन है, तो ये अनवीनीकरण योग्य संसाधन है। पेट्रोल एक बार जल गया आपकी बाइक का, वापस नहीं क्रिएट किया जा सकता। हाँ, आप कह सकते हो कि सर ये पेट्रोल भी तो अपने आप बना है हजारों वर्षों के बाद, हाँ ये बात आपके सत्य है, बट इसको रीजनरेट करने में बहुत सारा समय लग जाएगा। तो इसलिए इसको जनरली हम नवीनीकरण संसाधन में जो है नहीं रखते हैं, अनवीनीकरण संसाधन में ही रखेंगे, क्योंकि पेट्रोल जल गया
तो उसको दोबारा बनाना हमारे लिए अभी संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, पशुचारण भूमि, शमशान भूमि आदि किस प्रकार के संसाधन हैं। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि पशुओं को चराने के लिए स्थान होता है, शमशान घाट होते हैं, कब्रिस्तान होते हैं। तो ये सब क्या है, तो ये सारे जैसे बस स्टैंड है, ये सारे क्या है, सामुदायिक हैं, है ना, सामुदायिक स्वामित्व वाले जो है वो क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। भारत से दूर महासागर में कितने भूभाग तक पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र संपदा में आएंगे। जैसे मान लीजिए आज थोड़ी जगह भी नहीं है साइड में, वरना लिख के चर्चा कर लेते हैं हम। ये भारत का मैप है, आप सब जानते हो कि यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ये आपका हिंद महासागर है, ठीक है। इस हिंद महासागर के अंदर आप सब जानते हो कि बहुत सारा पानी है। इसी प्रकार पृथ्वी पर अलग अलग देशों के साथ अलग अलग सागर महासागर लगते हैं। बात यह आती है कि भारत की इस सागर के अंदर भी सीमा है, ठीक है। इस भारत के तट से लेकर, इस तट से शुरू होकर और 22.2 किलोमीटर, यानी यहां से लेकर और 22.2 किलोमीटर, 22.2 किलोमीटर तक अगर सागर महासागर समुद्र में कोई भी संसाधन पाया जाता है, मान लीजिए कि यहां पर खुदाई की गई और यहां हमें पेट्रोल मिल गया, तो उस पर किसका अधिकार होगा, भारत का होगा। तो इसी प्रकार किसी तट की रेखा से, किसी देश की तट की रेखा से 22.2 किलोमीटर या फिर 12 समुद्री मील, ठीक है, 12 समुद्री मील की दूरी तक पाया जाने वाला संसाधन उस देश का संसाधन कहलाता है, ठीक है। बीएड डिग्री धारकों को पहले की तरह अब भी जो है वो रीट लेवल फर्स्ट में नहीं बिठाया जाएगा। अब की बार तो आपसे फॉर्म भी नहीं भरवाए गए हैं, तो बिल्कुल अब तो ये बात करना ही उचित नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो बीएड वाले केवल L2 के अंदर ही रहेंगे। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है यार, L2 है, ग्रेड सेकंड है, 2 ऑप्शन है, कोई टेंशन मतलब पढ़ो आप तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है कि तट रेखा से कितनी दूरी पर खुले महासागर में स्थित संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। अब हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि कोई भी देश का जो तट होता है, तट यानी ये तट, ये भाग होता है, उससे 22.2 किलोमीटर तक अगर कोई सामान पाया जाता है इस भूमि में, समुद्र भूमि में, यानी समुद्र की सतह में अगर कोई संसाधन पाया जाएगा तो वो किसका होगा, उसी देश का होगा। बट अगर यहां एक और क्वेश्चन आता है कि यहां से 370 किलोमीटर या फिर 200 समुद्री मील की दूरी के बाद अगर कोई संसाधन पाया जाएगा तो उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होगा, वो वैश्विक संसाधन होगा। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिस पर किसी देश का क्या नहीं होता है, अधिकार नहीं होता है। सागर महासागर के अंदर 200 समुद्री मील के बाद जो भी डाटा पाया जाएगा, जो भी संसाधन पाए जाएंगे, उस पर किसी देश का अधिकार न होकर उस पर संपूर्ण विश्व का वैश्विक अधिकार जो है वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है कि जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो के अंदर कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये 1992 में पर्यावरण से संबंधित था ये, ठीक है। तो पर्यावरण वाले बच्चे जो रीट लेवल फर्स्ट के हैं वो ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद जो है रख सकते हैं। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, तो 100 देशों के। और पृथ्वी सम्मेलन किससे संबंधित है, तो पृथ्वी सम्मेलन का संबंध था विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण से। किससे संबंध था, विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या का हल ढूंढने के लिए। पड़ोस में एक शादी है जिसके कारण बहुत जोर से डीजे बज रहा है और मुझे जोर से बोलना पड़ रहा है। मुझे ये लग रहा है कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है और मुझे वो डीजे के गाने सुन रहे हैं जिससे मेरे सर में दर्द भी होता जा रहा है, लेकिन आपको नहीं सुनेगा क्योंकि शायद अभी तक हमारे इस माइक के अंदर इतना कैंसिलेशन है नॉइस का कि बैकग्राउंड नॉइस वो आने नहीं देगा। तो आपको गीत नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन मुझे बड़े जोर जोर से जो है वो गाने सुनाई दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। एजेंडा 21 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा।
आज की ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कि मेरे पड़ोस में इतने जोर से डीजे के गाने बज रहे हैं कि क्लास करना संभव नहीं हो पा रहा है। क्या आपको डीजे के गाने सुनाई दे रहे हैं क्या? पहले तो ये बताएं, क्योंकि अगर गाने सुनाई देंगे तो फिर इस वीडियो पे कॉपीराइट आ सकता है, और अगर क्लास पे कॉपीराइट आता है तो फिर वो क्लास जो है वो हटानी भी पड़ सकती है। तो मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आपको पीछे से बैकग्राउंड में आपको क्या गीत सुनाई दे रहे हैं, गाने सुनाई दे रहे हैं? जरूर बताइएगा। हाँ, सुनाई देना नहीं चाहिए, क्योंकि इस माइक के पैसे इसीलिए इतने ज्यादा लगाए गए थे ताकि आपको पीछे का बैकग्राउंड नॉइस कुछ भी नहीं सुनाई दे, चाहे कितना भी जोर से डीजे क्यों ना बज जाए। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है? पृथ्वी सम्मेलन 1992 में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को क्या दी गई थी? स्वीकृति दी गई थी। विश्व के बहुत सारे देशों ने मिलकर पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के विकास के लिए और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, उसके बचाव के लिए एजेंडा 21 की घोषणा की गई थी, जिसमें 21 जो है वो डिसीजन लिए गए थे। क्वेश्चन देखिएगा, भारत के कौन से राज्य में कोयला और खनिजों की प्रचुर भंडार है? तो भारत में कोयला और खनिज के जो प्रचुर भंडार है वो कहां पर है? वो है आपके झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये तीनों राज्य जो है वो कोयले और खनिजों के मामले में अव्वल श्रेणी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर कि जल संसाधन प्रचुर मात्रा में कहां पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। राजस्थान में कौन से संसाधन की संभावना है? पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संसाधन नियोजन के लिए प्रथम प्रयास कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था? हमारे पास जो भी रिसोर्स हैं, जो भी संसाधन हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खनिज पदार्थ हो या अदर जितने भी संसाधन हैं, उन सारे संसाधनों के लिए जो उनके डेवलपमेंट के लिए प्रयास किया गया था, संसाधन नियोजन के लिए जो फर्स्ट प्रयास किया गया था वो किसमें किया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच के संतुष्टि के लिए नहीं है। यह कथन किसने कहा था? ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर एग्जाम के अंदर कि हमारे पास इतना सब कुछ है कि हम प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा कर दें, ठीक है, बट हम उसके लालच को तो पूरा नहीं कर सकते हैं, हम उसके लालच को पूरा नहीं कर सकते हैं, उस लालच को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने बात कही और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में किसने की थी? तो क्लब ऑफ रोम ने की थी। किसने की थी? क्लब ऑफ रोम ने इसकी जो है वो वकालत की थी। पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल किससे संबंधित है? तो गांधी जी का जो ये विचार था ना प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर, उन्हीं विचारों को एक पुस्तक में सजोया गया था और उस पुस्तक का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये गांधी जी के पर्यावरण दर्शन से संबंधित पुस्तक है, जिसे 1947 में शुमेसर नामक राइटर ने जो है वो लिखा था। किसने लिखा था इस पुस्तक को? शुमेसर ने लिखा था। किससे संबंधित है? गांधी जी के पर्यावरण दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, वुड्सलैंड आयोग 1987 का संबंध किससे है? तो वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण से। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है भैया, है ना, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। भारत के भू आकृति का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो 43% मैदान है हमारे पास, और जो पर्वतीय क्षेत्र है वो है 30%, और जो भारत का भूमि है उसका लगभग जो है वो पठारी भाग है 27%। इस मैप के जरिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, क्या पता कहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऐसा तो कहना संभव नहीं है, बट हम प्रयत्न ये करते हैं कि जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हो वहां तक हम जो है वो आप तक पहुंचने का प्रयास करें। तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। जैसे एग्जामिनर के सामने ये पेज आ गया और वो पूछ सकता है कि भारत में वन भूमि जो है वो कितनी है,
वन भूमि जो है भारत में कितनी है? वन भूमि जो भारत में है वो कितनी है? तो वन भूमि जो है 18.11% जो है वन भूमि है। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि कितनी है? बंजर तथा कृषि के योग्य भूमि यानी कृषि के काम नहीं आने वाली भूमि, अयोग्य भूमि जो है वो 12.01% है। जबकि गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत यानी ऐसी भूमि जिस पर हम कृषि नहीं कर सकते हैं, वो जो भूमि है गैर कृषि प्रयोजन भूमि जो है वो है आपकी 45.26%। स्थानीय चारागाह और अन्य गोचर भूमि के अंदर जो आता है वो आपका आता है 4.71%। और विविध वृक्ष फसल तथा उपवन के अंदर जो आता है वो आपका आता है ये 3.5%। ठीक है, इस मैप को आप जो है वो देख सकते हैं आसानी से। इस मैप में आपको प्रत्येक डाटा को बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज जो है करके दिखाया गया है। कृषि योग्य बंजर भूमि जो है वो कितनी है? तो कृषि योग्य बंजर भूमि देखिएगा ये है आपकी 4%। परती भूमि यानी पर्थ वाली जो भूमि है वो है आपकी यहाँ पर। ये सारा मैप आप जो है डाउनलोड करके जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है कि भारत के कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर खेती होती है? जितना सिंचित क्षेत्र है हमारे भारत का उसके कितने भाग पर ही खेती होती है? तो वो जो भाग है वो है आपका 45%। और राष्ट्रीय वन नीति 1992 के अनुसार कितना क्षेत्र वनाच्छादित होना चाहिए? जो वन नीति बनी थी 1992 के 1952 के अंदर जो वन नीति बनी थी उसने ये कहा कि भारत के जो टोटल क्षेत्रफल है उसका 33% जो है वो वनाच्छादित होना चाहिए, अर्थात उस पे वन होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संपूर्ण उत्तरी मैदान कौन सी मृदा से बना हुआ है? तो जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान कौन से हो गए आपके? ये उत्तरी मैदान हो गए। उत्तरी ये क्या है? देखो पूर्व पश्चिम उत्तर। और ये जो गंगा और यमुना वाला जो मैदान है, गंगा यमुना वाला जो मैदान है ना, मुख्य तौर पर गंगा यमुना नदी है, फिर ब्रह्मपुत्र भी नदी है। तो ये गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र वाला जो मैदान है, उत्तरी जो मैदान है, ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका जलोढ़ मृदा से। कौन सी मिट्टी से बना हुआ है? ये आपका जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। जलोढ़ मृदा कौन सी नदियों द्वारा बनाई जाती है? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, है ना। कौन सी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी ही जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी ही जलोढ़ मिट्टी होती है। पश्चिमी तटीय प्रदेशों में जलोढ़ मृदा कौन सी नदियों द्वारा? अब देखिए, ये तो उत्तरी भाग में तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसके अलावा थोड़ी मिट्टी जो है वो पश्चिमी भाग में भी पाई जाती है, क्योंकि पश्चिम भाग के अंदर महानदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा और कावेरी नदी है, इनसे भी जो है वो जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाई जाती है। इसके बाद देखिएगा, जलोढ़ मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो रेत होता है, सेल्ट होता है और मृत्तिका होती है। ये एक मैप है इंडिया का जिसमें आपको बताया गया है कि पर्वतीय और वन क्षेत्र जो है वो ये आपका ऊपर वाला है, ये आप देख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो ये वाला जो पूरा भाग है, देखना, ये वाला जो पूरा भाग है, ये वाला पूरा जो भाग है वो किसका है? गंगा और यमुना का जो बहाव क्षेत्र वाला पूरा का पूरा ये जो भाग है वो जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। इसके अलावा ये जो भाग है ये भी क्या है? जलोढ़ मिट्टी का है, क्योंकि यहां से भी जो बहुत सारी नदियां निकलती है। नेक्स्ट देखिएगा, काली लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी का जो भाग है वो ये वाला भाग लाल और पीली मिट्टी का है। एंड काली मिट्टी जो है यहाँ जो प्रायद्वीपीय पठार है, दक्कन का मैदान, दक्कन का जो पठार है, सॉरी दक्कन का मैदान नहीं, दक्कन का जो पठार है वो सारा का सारा किस में आता है? काली मिट्टी से आता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, काली मिट्टी किससे बनी होती है? काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो ज्वालामुखी से काली मिट्टी बनी हुई है। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उस लावे से क्या बने हैं? काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस मैप को भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि दार चो क्षेत्र तथा तराई का संबंध किससे है? ये कुछ क्षेत्र हैं जैसे दार, द्वार, चो,
एंड तराई, तराई शब्द से थोड़ा थोड़ा दिमाग चल रहा है आपका। ये दो शब्द अगर पेपर में पूछ लिए जाते ना तो बड़े बड़े बच्चे गच्चा खा जाते हैं। आपने मारवाड़ी में कहने गच्चो खा जाना, अर्थात कंफ्यूजन हो जाना, कंफ्यूज हो जाते। बट तराई शब्द से थोड़ा सा दिमाग काम करता है। तराई जनरली किससे संबंधित होती है? नदियों के भाव क्षेत्र से संबंधित होती है। तो ये तलहटी पर बने हुए मैदान है, ठीक है, तलहटी पर बने हुए मैदान है ये। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? आयु के आधार पर। अब ये जो शब्द दे दिया ना, यही शब्द उठाकर जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाने वाला टीचर है वो आपको पेपर में दे देगा कि आयु के आधार पर मिट्टी बताओ, तो फिर दिमाग काम नहीं करता है कि यार आयु के आधार पर तो हमें कभी किसी ने पढ़ाया ही नहीं, कहां से बताएं, कहां से बताएं। हो जाता ना ऐसा ऐसा। लेकिन देखिए मेरे विद्वान साथियों, आयु के आधार पर पूछे तब भी दो ही प्रकार की होती है, पुरानी मिट्टी हो गई और एक हो गई नई मिट्टी। एक तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो गई और एक नई जलोढ़ मिट्टी हो गई, ये आयु के आधार पर हो गई। पॉलिटी करवाएंगे, देखो अभी आपने लगभग 20 से 30 बार जो है कमेंट कर दिया है अलग अलग बच्चों ने कि पॉलिटी के भी करवाइए लर्नर क्वेश्चन। और मैंने क्लास शुरू होते ही सबसे पहले यही बात की थी कि हम कल से जो है पॉलिटी के भी क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो बार बार एक बात को अगर आप 1000 बार कहोगे तो भी अभी तो 1 मिनट में तो हो नहीं पाएगी कि पॉलिटी ये क्लास बीच में बंद कर दी जाए और पॉलिटी शुरू कर दी जाए। मेरा टारगेट है कि बस कल ये क्लास पूरी हो जाएगी, क्लास 10th आपकी, और कल जब क्लास 10th पूरी हो जाए तो फिर परसों से पॉलिटी तो 100% शुरू ही कर रहे हैं हम। बाकी हम प्रयास कर रहे हैं कि कल से भी कर दें। इसके अलावा ईवीएस के टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा हो सकता है हम प्रयास कर रहे हैं, देखिए निरंतर लगे हुए हैं। किस मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कौन सी मिट्टी होती है जिसमें कंकर पत्थर ज्यादा होते हैं? तो बांगर मृदा में। किस मृदा में महीन कण पाए जाते हैं? तो खादर। देखो बांगर जो होता है वो मोटे मोटे पत्थरों के साथ मिट्टी होती है और खादर जो होता है उसमें महीन पत्थर होते हैं। जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है जिसके कारण ये अधिक उपजाऊ हो जाती है? ये क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है। तो इसमें पोटास पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और चूना पाया जाता है। जलोढ़ मृदा किस प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त है? तो ये गन्ने की फसल के लिए, चावल के लिए, गेहूं के लिए ये जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। मार्केट में आप जो है वो आशीर्वाद नाम से गेहूं आता है, टीवी पर भी ऐड देखते हो। ये सारा का सारा इसी गंगा यमुना नदी के मैदान में जो है बोया जाता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर ये जो गेहूं है वो सारा का सारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चावल है ना। किस मृदा को रेगर मृदा भी कहा जाता है? रेगर मृदा कौन सी है? तो काली मिट्टी को ही रेगर कहा जाता है। किसकी फसल के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है काली मिट्टी किसकी फसल के लिए? तो कपास की फसल के लिए सबसे ज्यादा जो है वो ये उपयुक्त रहती है। काली मिट्टी कहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो पाई जाती है, यानी कौन से जगह पर काली मिट्टी सबसे ज्यादा जो है वो पाई जाती है? तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा मैंने पहले ही आपको मैप में दिखा दिया है कि जो दक्कन का पठार है उसमें काली मिट्टी जो है वो ज्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी किस से बनी होती है? तो ये ज्वालामुखी से बनी होती है। काली मिट्टी जो है किससे बनी हुई होती है? ज्वालामुखी से जो है ये बनी हुई होती है। और कौन कौन से क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र के अंदर, सौराष्ट्र के अंदर, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर पाई जाती है। मुख्य रूप से तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा, यहां पर काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि दक्कन के पठार क्षेत्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा कि किस मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता सर्वोत्तम होती है? नमी धारण करने की, जन आपने जी बारिश हुआ है, ठीक है, सुबह बारिश हुआ, जे दोपहर हमारी तावड़ आ जाए तो आपने जो खेत नहीं सूख जाए, ऊपर की जगह परत है तो बात तो तुरंत सूख जाए आपने, और फिर नीचे भी धीरे धीरे सूखती जाए। लेकिन वो कारण की अपनी जगह राजस्थान में, मैं जी खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान में रहूं, तो मारे पश्चिमी राजस्थान में क्या है कि पश्चिमी राजस्थान का माई जी की मोटी मृदा जगह है वह कण मोटा मोटा है,
जब एक मृदा का कण मोटा होसी तो जल्दी से जी है वो वाष्प बाहर निकल जैसी, अगर मृदा का कण पतला होसी यानी बारीक बारीक होसी तो बा लंबे समय तक के होसी। जिया आप चिकनी मिट्टी लिया तो चिकनी मिट्टी एक बार गिल्ली कर दी तो वह लंबे समय तक गिल्ली रह सके, है ना। जबकि ये अपनी बालू मिट्टी जनरली जल्दी सूख जाती है। तो इसी प्रकार जो ये काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी, इसके जो कण होते हैं वो बहुत ज्यादा बारीक हो जाते हैं। आपने कच्छ के रण की पिक्चर देखी होगी, पिक्चर फोटो। कच्छ के रण जब सूख जाता है ना तो उसकी परत जो है फट जाती है। और दक्कन के पठार में भी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा जब यहां पर धूप होती है ना तो क्या होता है कि मिट्टी फट जाती है सूख कर। तो ऐसी मिट्टी जो बहुत ज्यादा नमी सोख सकती है वो काली मिट्टी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काली मिट्टी में मुख्यतः कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूना। काली मिट्टी में किसकी मात्रा कम पाई जाती है? फास्फोरस की। क्वेश्चन पूछा जाएगा काली मिट्टी में निम्न में से किसकी मात्रा कम पाई जाती है? तो याद रखना कैल्शियम ज्यादा पाया जाता है, कार्बोनेट पाया जाता है, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूना ये तो अच्छी तरह से पाया जाता है इसमें, बट फास्फोरस नहीं पाया जाता है। तो फास्फोरस किस में पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में। किस मिट्टी में शुष्क मौसम में दरारें पड़ जाती है? काली मिट्टी में। लाल और पीली मिट्टी कहां पाई जाती है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, है ना, गंगा के मैदान, दक्षिण छोर में और पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में। नेक्स्ट आता है लाल पीली मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? आपने लाल पीली मिट्टी पढ़ी है, इसमें लाल रंग क्यों होता है मिट्टी का? तो लाल रंग होने का कारण है लाल रंग रेवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के कारण, और इसमें लोहे का प्रसार होने के कारण ये मिट्टी लाल होती है। जबकि पीली, लाल और पीली मिट्टी में पीला रंग जो आता है वो जल योजन के कारण आता है। लेट्राइट शब्द किस भाषा के शब्द से बना हुआ है? तो लेट्राइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना हुआ है, और इस ग्रीक भाषा के लेटर शब्द का अर्थ होता है ईंट। लेट्राइट मिट्टी यानी ईंट मिट्टी, है ना, ईंट इसका अर्थ होता है। लेट्राइट लेटर शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? ईंट अर्थ होता है। ठीक है, ईंट अर्थ होता है, याद रख सकते हैं आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिएगा लेट्राइट मिट्टी का अम्लीय मान क्या होता है? तो 6.0 pH मान होता है, यानी इसमें अम्लीय मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लेट्राइट मिट्टी में कौन कौन से वनों का विकास होता है? पर्णपाती और सदाबहार वन का। ह्यूमस किस मिट्टी में पर्याप्त रूप से पाया जाता है? लेट्राइट मिट्टी में। लेट्राइट मिट्टी में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो चाय, कॉफी और कांचू। मरुस्थलीय मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल और भूरा होता है। लाल और भूरी मिट्टी किस प्रकार की होती है? रेतीली और लवणीय मिट्टी होती है। अगर थारी ने देखड़ी जैसे पश्चिमी राजस्थान में रहो तो थारे घरे जाके 12 जिया थे माटी को मुट्ठी भर के देख लो भाई, आपने जगह पश्चिमी राजस्थान में खास तौर पर जिखी पाई जाए वह लाल और भूरी रेतीली मिट्टी ही है वह, है ना। नेक्स्ट देखो थारे सामने कौन सो क्वेश्चन आवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मिट्टी की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है? तो लाल और भूरी मिट्टी के नीचे। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती है, यानी जिसपे खेती नहीं कर सकते हैं, उत्खात भूमि कहलाती है। बेडलैंड कहते हैं इसको। बेड यानी बुरा और लैंड यानी स्थान, तो बुरा भूमि जिसको हम कृषि नहीं कर सकते हैं। चंबल बेसिन में किस मिट्टी को, चंबल बेसिन में ये जो बेड लैंड है या उत्खात भूमि है, इसे चंबल बेसिन में क्या कहते हैं? तो इसे यहां पर खड्ड भूमि कहते हैं, खड्ड भूमि। एंड चादर अपर्दन किसे कहते हैं? चादर अपर्दन। चादर, जब सर्दी लगती है तो हम चादर ओढ़ते हैं कि नहीं ओढ़ते हैं? तो चादर अपर्दन किसे कहते हैं? मिट्टी की ऊपरी परत जब पानी के साथ बहकर आगे चली जाती है तो इसे क्या कहते हैं? चादर अपर्दन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये चैप्टर पूरा हो गया। चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करते हैं, वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। पहला चैप्टर 10th क्लास का आपको कैसा लगा? क्वेश्चन कैसे लगे, समझ में आए कि नहीं आए, कमेंट करके बताएं। फिर चैप्टर नंबर 2 और फिर चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करेंगे।
आज 3 चैप्टर पूरे करेंगे, कल 4 करेंगे और कल रात 10 बजे तक अपने को क्या करना है, कल रात 10 बजे तक। शहनाज जी जय हिंद, कैसे हैं आप? कल रात 10 बजे तक अपन क्लास 10th पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वन एवं वन्य जीव संसाधन, विश्व में सारी जैव विविधता का कितना उपजातियां भारत में पाई जाती है? विश्व में जितने भी जैव विविध क्षेत्र हैं, यानी जीव की जनजातियां हैं, जीव की जातियां जैसे खरगोश और भालू, लोमड़ियां करके जितना भी जीव पाए जाए पूरा वर्ल्ड गमाए, वह में से भारत में कितना प्रकार का पाई जाए? भारत में 8 प्रकार के 8% पाए जाए। कौन सी प्रजातियां लुप्त होने के कंगार पर है? जैसे चीता है, चीता लुप्त होने के कंगार पर है। गुलाबी सिर वाला बतख है, पहाड़ी कोयल है, जंगली चित्तीदार उल्लू है, मधुआ इनसिंग यानी महुए की जंगली किस्म है ये, एंड हुब्रेडिया घास की प्रजाति है ये क्या है? लुप्त होने के कगार पर है। मुझे याद है हम बचपन में अक्सर बहुत सारे कौवे देखा करते थे। कौवा जानते हो आप? कौवा, चील, बाज। आज आप आसमान की तरफ देखोगे तो कौवे दिखाई नहीं देते, कौवे बहुत कम हो गए हैं। यानी मैं अगर अपने बचपन की याद ताजा करता हूं और आज से तुलना करता हूं तो लगभग 20 से 25 सालों के अंदर कौवों के अंदर जो है वो 80% की कमी आ चुकी है। चील आपको नहीं दिखेगी, चील, बाज तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, बट पहले बहुत सारे कौवे हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वन आवरण के अंतर्गत कितना अनुमानित क्षेत्रफल है? तो यहां पर जो है वो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, वन क्षेत्र है ये। भारत में वन आवरण का के अंतर्गत कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? तो 24.56%। भारत में सघन वन का प्रतिशत कितना है? तो 12.4%। भारत में खुला वन का प्रतिशत है 9.26%। और स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2017 से सघन वन के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है? तो 3,976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। एंड IUCN का पूरा नाम क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। एशियाई चीता कितने किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है? 112 किलोमीटर की। रीड लेवल फर्स्ट के लायक क्वेश्चन है ये। भारत में एशियाई चीता कब लुप्त हो गए थे? ये क्वेश्चन अच्छा है। 1952 में भारत सरकार ने यह घोषणा कर दी गई थी कि भैया हमारे यहां से एशियन जो टाइगर है, चीता है, वो क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, लुप्त हो चुका है। उसकी प्रजाति इंडिया से लुप्त हो चुकी है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 से 1980 के बीच कितने क्षेत्र कृषि भूमि के में परिवर्तन हुआ है? तो 26,200 वर्ग किलोमीटर। यानी जो पहले वन क्षेत्र था 26,200 वर्ग किलोमीटर, 26 डाटा देखना, 26,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पहले वन था, जिसको 1980 के बीच यानी 1951 से लेकर 1980 के ये जो 30 साल का समय है, इस 30 साल में 26,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पेड़ों को काटकर विभिन्न प्रकार की अदर कृषि जो है की जाने लगी है। कक्षा 9th की PDF डाली हुई है मेरे भाई। हर सेशन की PDF उस सेशन के एंड होते ही डाल दी जाती है। आप चेक करेंगे आपको हर सेशन की PDF मिलेगी। हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से, एक पेड़ है चीड़ पाइन, ठीक है, इस चीड़ पाइन पेड़ के रोपण से किन वनों को नुकसान हुआ है? तो हिमालय में ओक के वन के एंड रोडोड्रेडोन के पौधे को जो है, पेड़ को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। एंड बक्सा टाइगर रिजर्व कहां पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बक्सा टाइगर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। एंड बक्सा टाइगर रिजर्व में किस कारण गंभीर खतरे में है? तो ये जो ये टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर एक डोलोमाइट का खनन होता है, खान है डोलोमाइट। इस खान में खनन के कारण जो है वो ये टाइगर रिजर्व जो है वो क्या होता जा रहा है? विनाश के कंगार पर जाता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट देखिएगा, हिमालय के किस पेड़ से टकसोल नामक, क्वेश्चन देखिएगा, टकसोल नामक रसायन निकाला जाता है। हिमालय में कौन सा पेड़ है जिससे टकसोल नामक जो है वो क्या निकलता है, रसायन निकलता है। और यह है हिमालयन यव का पेड़ है। चीड़ की प्रकार की एक सदा, चीड़ जैसा होता है ना चीड़, उसी प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है ये। हिमालयन यव से निकलने वाले टकसोल नामक रसायन से किस रोग का उपचार किया जाता है, कैंसर के रोग का उपचार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताते रहें और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें बिना बोले, यानी बिना कमेंट करे ही आप चीजों को याद करें, लिखें उनको, नोट्स बनाएं, पीडीएफ के पीछे न भागे और प्रिंट कराने के पीछे न भागे। आपका उद्देश्य पीडीएफ लेकर उसको प्रिंट करवा के रखना नहीं है, आपका उद्देश्य है कि क्वेश्चन को पढ़कर याद कर पेपर में सही करके और अपना सिलेक्शन लेना। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और सबसे अच्छा है, अगर आप देखो, मैं प्रिंट तो आपको फाइल तो सारी दे रहा हूं पीडीएफ की, लेकिन आप उसको प्रिंट निकालोगे आपके 300-400 रुपए लगेंगे, फिर उसको पढ़ोगे। इससे अच्छा साथ साथ में लिखो, लिखने से क्या होता है, डबल याद होता है। तो एक तो आपको फायदा ये हो गया कि आपके पैसे बच जाएंगे, प्लस आप जो है पेपर बचाएंगे, पेपर बचेंगे तो पेड़ बचेंगे, प्लस आपके पैसे के साथ साथ आपको याद ज्यादा होगा। जो मेन उद्देश्य है आपका याद करवाना, वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1972 में, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई 1973 में। भारत में स्थित मुख्य बाघ संरक्षण उद्यान कौन कौन से? तो उत्तराखंड के अंदर है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल के अंदर है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के अंदर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान के अंदर सरिस्का का वन्य जीव अभ्यारण्य या पशु विहार, असम के अंदर है मानस बाघ रिजर्व और केरल के अंदर है पेरियार बाघ रिजर्व। याद कर लेना, इन्हीं में से एक निश्चित तौर पर आपसे जो है वो बाघ संरक्षण क्षेत्र पूछा जाएगा। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इससे पहले कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो ये क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा होगा, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो क्वेश्चन भी पढ़ा होगा। तो राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि को कौन सी भूमि घोषित कर दिया गया है? भैरो देव डाकऊ सेंचुरी। यानी 5 गांवों ने मिलकर अपने यहां 1200 हेक्टेयर भूमि को भैरो देव डाकऊ सेंचुरी इस क्षेत्र को घोषित कर दिया गया है। और इस क्षेत्र में ये अपने नियम बना लिए, यहां पर कोई पेड़ नहीं काट सकता है, किसी पशु का शिकार नहीं कर सकता है। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसके पेड़ पौधों में पानी वगैरह ये सारे 5 गांव के लोग जो है अपनी अपनी बारी के अनुसार क्या करते हैं, पानी डालते हैं। यानी एक अलग क्षेत्र क्रिएट किया जा रहा है जहां पर बहुत अच्छा क्या बना सके, इकोसिस्टम बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति के पेड़ों की पूजा, संथाल जनजाति के लोग कौन से पेड़ों की पूजा करते हैं? ये जो है वो महुआ और कदम के वृक्ष की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के समय इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। राजस्थान के अंदर किस जाति के गांव के आसपास काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय, मोर के झुंड देख सकते हैं? तो जहां पर बिश्नोई गांव होता है, जैसे मान लीजिए बिश्नोई को कोई गांव आने वाला है, तो वहां पर आपको बिश्नोई के गांव आने से पहले ही पता चल जाएगा कि ये बिश्नोइयों का गांव है, क्योंकि वहां पर आपको बहुत ज्यादा ये सारे पशु मिलेंगे। क्योंकि बिश्नोई जनजाति के अंदर जो है वो चिंकारा, नीलगाय, मोर, हिरण, इनको खास तौर पर संरक्षण है। वो किसी को अपने क्षेत्र में इसका शिकार नहीं करने देते, ना वो खुद करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, चैप्टर नंबर 3, जल संसाधन।
ठीक है। जल संसाधन में क्या बताया गया है, आइए जल संसाधन की चर्चा करते हैं। जल संसाधन आपसे क्या कहता है, तीसरा चैप्टर शुरू हो गया है, देखिएगा तीसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन कि 2025 तक कितने लोग जल की कमी का सामना करेंगे। 20 करोड़ लोग 2025 में जल की कमी का सामना कर सकते हैं। राजस्थान में पानी भरने जाती महिलाएं क्या कहलाती है। अगजबण पानी न चाली ना, गजबन पानी न चाली कौन कही जावे है, अनाबा पनिहारी कवा है ना, पनिहारी पानी न चाली। आपने राजस्थान के माई जो है वो पहली पानी की बहुत कमी रहती, तो गांव के माई ने जिका है वो बड़ा जिका लोग होता, सेठ साहूकार होता, पंग घरा में के हो तो बड़ा टांका होता पानी का। और बांग का मायने जो कुंड कावा आपा जनरली, तो कुंड का मायने कुआ कुंड पा में बहुत पानी होतो, तो गांव का लोग आपके घर से जी माने भी मारा घर का बताया करेगा पहले जो 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर से, और सुदिया जी सुबह जी लेडीज की होती वे घर में 4 बजे उठ जाती, और 4 बजे उठता ही पहलो काम क्यों होतो, जो माँ वगैरह बताया करेगा मारो जो उठता ही पहलो काम होतो वो क्यों होतो, पहली पोत पानी ले आता। तो सोचिए उन महिलाओं का संघर्ष, अगर आज आप अगर ऐसा लग रहा है कि पढ़ने में संघर्ष हो रहा है, तो सोचिए उन महिलाओं का कि सुबह 4 बजे उठते ही मुंह धोने के लिए पानी है नहीं घर में, रात को बचा होगा थोड़ा बहुत पानी वही हो सकता है, अब सुबह उठते ही सबसे पहले घड़ा लो, है ना। ऐसे नहीं कि अकेली अकेली महिलाएं जाती थी, ऐसे आस पड़ोस की 15 20 30 महिलाओं के झुंड पनिहारी के रूप में, है ना। पनिहारी जनरली जो पानी भरने जाता है उसे पनिहारी कहते हैं। तो अपनी 15-20 महिलाएं ऐसे ग्रुप बना के और कुओं पे जाती थी, पानी लेके आती थी, पानी लाके, है ना, फिर सारी आगे की व्यवस्थाएं करना है, चाय बनाना है या बाकी कार्य करने हैं घर के, वो उसी प्रकार होते थे। फिर शाम को पानी, यानी हमारे घर माँ वगैरह बताती है कि सुबह और शाम 2 टाइम जो है वो सुबह 4 बजे और रात शाम को भी 4-5 बजे पानी लाने जाना पड़ता था सबको। ये क्लास फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट सबके लिए है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के कुल विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से होता है, तो 22%। और जेजेएम परियोजना का संबंध किससे है, जल जीवन मिशन, जेजेएम जल संरक्षण से इसका संबंध है, और इसका फुल फॉर्म क्या है जेजेएम का, जल जीवन मिशन। जेजीएम के अनुसार भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार में प्रति व्यक्ति कितना लीटर पानी आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया, एक व्यक्ति को 55 लीटर पानी मुहैया करवाना। भोपाल झील कौन सी शताब्दी में बनाई गई थी, 11वीं शताब्दी में। हौज खास का निर्माण किसने करवाया था, दिल्ली में है, एक विशेष प्रकार की बावड़ी है, तो 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने। और किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर का, बहुत बार पूछा जा चुका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में और किस नदी पर बनाया गया है, गुजरात में है, और गुजरात के अंदर जो है नर्मदा नदी पर। और सरदार सरोवर बांध से किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये, तो सरदार सरोवर बांध जो है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर बांध से गुजरात के कितने गांव और कस्बों को पानी मिलता है, 9490 गांव और 173 कस्बे, और राजस्थान के 124 गांवों को पानी मिलता है सरदार सरोवर बांध से। ये क्वेश्चन मोस्ट बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृष्णा गोदावरी विवाद किन किन राज्यों के मध्य शुरू हुआ था, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य ये विवाद था। किसको लेकर, सॉरी महाराष्ट्र और देखो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य था, क्योंकि ये नदी जो जा रही थी ना, इस नदी पर महाराष्ट्र सरकार ने बांध बनाने का प्रयास किया, और बांध से जो ये नदी जा रही थी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जा रही थी, तो इन दोनों को दिक्कत होने लगी, पानी की कमी होगी, भाई पानी का बांध बना के यहाँ पर पानी रोक लिया जाएगा, आगे पानी कम छोड़ा जाएगा। फिर ये कुछ एक मैप है जिसमें जैसे कुछ नदियां हैं, जैसे राणा प्रताप सागर बांध है, गांधी सागर बांध है, कोटा बैराज है, चंबल नदी है, नदियां दिखाई गई, आप इस मैप को देख सकते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा जल का वितरित किसमें किया जाता है, यानी वर्षा जल को किसमें इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित शब्द था, किसमें एकत्रित किया जाता है वर्षा जल को,
तो खादीन, जनरली इसको क्या कहते हैं, खडीन कहते हैं, खडीन या जोहड़ में, है ना, जैसलमेर में खड्डे बना दिए जाते हैं जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और बाद में इसको पीने के लिए काम लिया जाता है। वर्षा जल और किस नाम से जाना जाता है? आपा पानी ने के का वहां बरसाती पानी ने जनरली जो पार्लर पानी का है हमारे घरे, अब जहाँ ध्यान होगा अपने कंस्ट्रक्शन को काम चल रही हो कई दिन तक, और अब जो है वो जाके खत्म हो, वो काल अपने काम खत्म हो जाओ घर को, मैं बाद में क्लास मैंने कोई दिक्कत को नहीं है, सारी की सारी क्लास थारी जगह है वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर होगी और कभी कोई क्लास मिस को नहीं हो रीट के पेपर तक। कल अपने घर को सारो काम जो कंस्ट्रक्शन को है वो खत्म हो जाएगा। पर देखो काम चल रही है, मैं एक काम आपनो जो हो वो हो एक पानी की कुंड बनानो, ताकि बरसात के पानी ने रोक के आप पानी की बचत कर सका और बरसात के पानी ने संरक्षण करके पर्यावरण के अंदर आपा भी थोड़ा आपनो के देश का योगदान देश का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बांस ड्रिप सिंचाई का उपयोग कहां किया जाता है? मेघालय में। और कौन सा राज्य जहां हर घर में वर्षा जल एकत्रित करना अनिवार्य है? तमिलनाडु सरकार ने एक प्रेस नोट निकाल के जारी कर दिया कि जो भी बिल्डिंग बनाएगा उस बिल्डिंग की छत का पानी नाली में नहीं आएगा, उसका पानी कहां जाएगा? टैंक में जाएगा। तो अगर आप तमिलनाडु के हो तो आपको अनिवार्य रूप से बनाना पड़ेगा, वरना आप पे दंड लग सकता है। ठीक है, दंड लग सकता है। वाह, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान में जो है वो रख सकते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे। आशा करता हूं कि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा, पसंद आया और 3 चैप्टर आपके पूरे हो चुके हैं। कल चौथे चैप्टर से शुरू करेंगे, टोटल 7 चैप्टर है, प्रयास करेंगे कल 7 के 7 चैप्टर आपके पूरे हो जाए। अभी के लिए बस इतना ही, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर